कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक खतरनाक राक्षस जिसने नर्क और इंसानी दुनिया के बीच एक दरवाजा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्तियों से राक्षस की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। असल में उसका मकसद नर्क के शैतानों को दुनिया के अंदर लाकर इंसानों पर हुकूमत करना था। उस राक्षस की सारी शक्तियां उसकी दोनों आंखों में थीं, जिसमें पहले आंख का नाम ब्लैक आई था और दूसरे आंख का नाम रेड आई था। ये दोनों ही भगवान बुद्ध से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा दिन उनसे बचकर नहीं रह पाते और जल्दी ही बुद्ध दोनों आंखों को पकड़कर शरीरा कास्केप नाम के एक बॉक्स में सील कर देते हैं। लेकिन उस समय रेड आई वहां से किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रहती है और पकड़े जाने से बचने के लिए वो 7 दिनों तक लगातार 7 अलग अलग लोगों के शरीर के भीतर छुप कर रहती है। लेकिन 8वीं रात को उसे लगने लगता है कि वो अब और भगवान बुद्ध से नहीं बच सकती, इसलिए रेड आई खुद ही बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। भगवान बुद्ध ने रेड आई को ब्लैक आई से अलग एक दूसरे बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन बुद्ध को यह बात पता थी कि अगर दोनों आंखें फिर से मिल गईं तो राक्षस फिर से जी उठेगा और बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। इसलिए बुद्ध ने दोनों आंखों को अलग अलग जगह छुपा दिया, जिसमें रेड आई को पश्चिमी रेगिस्तान में और ब्लैक आई को पूर्वी पहाड़ों में छुपा दिया था। और साथ ही अपने शिष्यों को यह आदेश भी दिया कि वह कभी भी इन दोनों आंखों को एक साथ ना मिलने दें, क्योंकि अगर वो एक साथ आ गए तो राक्षस फिर से जिंदा हो जाएगा और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन हजारों साल बाद भगवान बुद्ध की आगामी सच हो गई है और उस राक्षस की एक आंख रेड आई किसी तरह आजाद हो गई है, जो लोगों को अपना शिकार बना रही है। चलिए जानते हैं कि ये आखिर आजाद कैसे हुई और क्या इससे अब बुद्ध के शिष्य रोक पाएंगे। कहानी में अब वर्ष 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक विशाल रेगिस्तान में देखते हैं। वो ब्लैक और रेड आई की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस खोज में बिता दिए थे। कई वर्षों की खोज के बाद उन्हें रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ रेड आई बॉक्स का पता चलता है। लेकिन जब वह अपनी इस खोज के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि सभी उसका मजाक ही बनाते हैं। लेकिन प्रोफेसर इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन लाल चांद आसमान में नजर आएगा, क्योंकि ये लाल चांद 35 वर्षों में सिर्फ एक बार ही निकलता है। अब कहानी में 14 साल बीत चुके हैं और 35 वर्षों के बाद लाल चंद्रमा फिर से निकलने वाला है। प्रोफेसर को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि यह वही समय है जब रेड आई को फिर से जिंदा किया जा सकता था। प्रोफेसर लोगों को यह साबित करना चाहते हैं कि रेड आई और ब्लैक आई से जुड़ी कहानियां सच हैं। जैसे ही लाल चांद आसमान में नजर आता है, प्रोफेसर रेड आई को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसे जिंदा करने के लिए वह अपने साथ 6 और लोगों का खून भी उस बॉक्स में डालते हैं। प्रोफेसर ये बात भी जानते थे कि रेड आई अगर जिंदा हो गई तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी, इसलिए वो रेड आई की बुरी ताकतों से बचने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह आत्महत्या कर पाते, रेड आई एक बार फिर से जिंदा होकर उनके सामने आ जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु को देखते हैं जिन्हें रेड आई की वापसी के बारे में पता लग चुका है, जो रेड आई की वापसी से और उसकी तबाहियों से आगाह हो गया है। इतने सालों से वो ब्लैक आई बॉक्स की रक्षा करते आ रहे थे, लेकिन रेड आई की वापसी ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। अगले सीन में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पार्क है, जो पहले एक मॉन्क हुआ करता था, लेकिन अब वो एक मजदूर के रूप में काम करता है। फिर उसी बूढ़े भिक्षु को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब बहुत खराब है। उसका एक शिष्य है जिसका नाम च्योंगस्योक है, जिसने अपने गुरु के कहने पर पिछले 2 सालों से मौन व्रत रखा हुआ था। बूढ़ा भिक्षु उसे अंदर लेकर जाता है और उसी राक्षस की कहानी सुनाता है कि कैसे एक राक्षस जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं और उसे अलग अलग जगह दफना दिया था। लेकिन किसी तरह रेड आई फिर से जिंदा हो गई है और वो उसी तरह 7 दिनों तक 7 अलग अलग लोगों के बॉडी से होकर गुजरेगी और 8वें दिन अपने दूसरी आंख यानी ब्लैक आई से मिलने आएगी, जिसके बाद वह राक्षस बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें ऐसा होने से रोकना है, जिसके लिए हमें उन 7 लोगों में से किसी एक को मारना होगा, जिससे रेड आई की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और वो ब्लैक आई से मिल नहीं पाएगी। अब दूसरी रात शुरू हो जाती है, जहां हम रात के समय एक शिकारी को जंगल में शिकार करते हुए देखते हैं। शिकार करते वक्त उसे अपनी दूरबीन से कोई अनजान चीज की परछाई दिखाई देती है। वह उसे फिर से देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी हाथ पीछे से उसके कंधे पर आ जाता है। अब रेड आई ने अपने दूसरे शिकार को काबू में कर लिया था। अगले सीन में हम एक जोड़े को देखते हैं जो एक होटल के रूम में था, जिसमें महिला अपने पति से उस प्रोफेसर के बारे में बात कर रही थी कि प्रोफेसर ने ब्लड टेस्ट के बहाने से उसका खून लिया था और उसे कुछ पैसे दिए थे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वही शिकारी पहुंचता है जिससे रेड आई ने वश में कर रखा था। वो कमरे में आकर उन पर हमला करता है। दूसरी तरफ हम च्योंगस्योक को देखते हैं जो एक बुरे सपने से जागता है और अपने गुरु को अपने पास बैठा देखता है। बूढ़ा मॉन्क च्योंगस्योक से कहता है कि अब समय आ गया है कि वो पार्क को ढूंढे और उसे राक्षस की वापसी की खबर दे। तभी च्योंगस्योक की नजर वहां मौजूद ब्लैक आई बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन च्योंगस्योक ये सब भी अपने सपने में देख रहा था और जब वह सुबह उठता है तो उसके गुरु की मौत हो चुकी थी।
जब उनकी मौत हुई तो उनके पास एक ब्लैक आई बॉक्स था। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम किम था। किम को एक होटल में मर्डर होने की खबर मिलती है। वह तुरंत जांच करने के लिए होटल में पहुंचता है। उसे वहां देखने पर पता चलता है कि शिकारी ने उस आदमी को मार डाला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी जगह पर शिकारी की भी डेड बॉडी थी। ऐसा लग रहा होता है कि वह काफी समय पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन महिला की बॉडी वहां से गायब थी। किम को समझ आता है कि महिला भी शिकारी की साथी थी, इसीलिए वह वहां से भाग गई है। इसी तरह से तीसरा दिन भी खत्म हो जाता है और चौथे दिन की शुरुआत होती है और फिर च्योंग स्योक उस ब्लैक आई बॉक्स को लेकर पार्क को ढूंढने निकल जाता है। जब च्योंग स्योक रेलवे स्टेशन पर आराम कर रहा था तभी कोई व्यक्ति उसके पास तेजी से ब्लैक आई बॉक्स ले जाता है, जिससे वह काफी डर जाता है। वह अपने आसपास ब्लैक आई बॉक्स को चेक करता है, लेकिन बॉक्स वहां से गायब थी। उसे दूर एक लड़की दिखती है जो उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन वो भी अचानक गायब हो जाती है। इधर पार्क को ढूंढते हुए च्योंग स्योक उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन पार्क वहां मौजूद नहीं होता। शाम होते ही पार्क काम से अपने घर लौटता है तो वो च्योंग स्योक को अपने घर के पास देखता है। च्योंग स्योक उसे इशारों में बताता है कि आश्रम के भिक्षु की मौत हो गई है और ब्लैक आई बॉक्स भी चोरी हो गया है, और साथ में ही बूढ़े भिक्षु का आदेश भी पार्क को बताता है। अगले सीन में पुल के नीचे वहीं होटल वाली लड़की खड़ी होती है जिससे रेड आई ने अपने वश में कर रखा था। खतरे से अनजान एक डिलीवरी बॉय उसकी खराब हालत को देखकर उसके पास आता है। लड़की उस लड़के को पकड़ लेती है, जिससे रेड आई लड़की के बॉडी से निकलकर डिलीवरी बॉय के बॉडी में चली जाती है। उधर बूढ़ा मॉन्क पार्क के सपनों में आता है और उसे चेतावनी देता है कि रेड आई अब तक 5 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। वो पार्क से कहता है कि अब तुम्हें इसे रोकना ही होगा। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उस कुंवारी लड़की को ढूंढकर खत्म कर दो जो प्रोफेसर का साथ दे रही है और रेड आई की मदद कर रही है। अगले दिन पार्क च्योंग स्योक के साथ में कुछ जरूरी हथियारों को लेकर उस लड़की का पता लगाने के लिए निकलता है और वो दोनों ही लड़की को लगातार ढूंढते हैं। रात हो जाती है लेकिन वे दोनों उसे ढूंढने में नाकाम रहते हैं। तभी एक आदमी पार्क के पास आता है और उसे बताता है कि जिस लड़की को वे खोज रहे हैं वह 1 साल पहले इस जगह से चली गई थी। आदमी उन्हें लड़की का सही पता बताता है। इसी दौरान डिटेक्टिव किम को फोरेंसिक लैब से एक अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि हाल ही में जिन लोगों की मौत हुई है उन सभी की मौत का तरीका एक जैसा था। हर किसी के सिर में गहरे घाव के निशान थे। जांच में यह भी पता चलता है कि एक प्रोफेसर ने साल 2016 में एक मेडिटेशन ग्रुप की वेबसाइट बनाई थी और उस ग्रुप में वही लोग शामिल थे जिनकी हाल ही में मौत हुई है। पार्क और च्योंग स्योक उस आदमी के बताए गए जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। जब वे दोनों बस स्टॉप पर आराम कर रहे होते हैं तब पार्क के सपनों में वही सीन दिखता है जिसमें उसके परिवार की एक खतरनाक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये एक्सीडेंट एक छोटे बच्चे की वजह से हुआ था जो पार्क के सपनों में बार बार आता रहता है। पार्क उस बच्चे से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे छोड़ देता है। असल में वो बच्चा च्योंग स्योक ही था। अगले दिन पार्क च्योंग स्योक को एक नक्शा देकर दूसरी दिशा में भेजता है क्योंकि आज 6ठा दिन शुरू हो चुका था और उनके पास अब टाइम बहुत कम बचा था। वे दोनों उस लड़की को अलग अलग ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन पार्क का ध्यान टीवी पर चल रही एक रिपोर्ट पर पड़ती है जिसमें पुल के नीचे एक महिला की लाश मिलने की खबर चल रही थी। इधर च्योंग स्योक को उस लड़की के घर का पता चल गया था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। च्योंग स्योक बारिश में भीग रहा होता है तो एक लड़की अपने घर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेती है। इसी बीच पार्क उस मरी हुई लड़की की सच्चाई जानने के लिए पुल के नीचे उसी जगह पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही डिटेक्टिव किम मौजूद था। वो पार्क से उसकी आईडी मांगता है और फिर वो पार्क से उसका बैग दिखाने के लिए कहता है। पार्क के पास मौजूद कुल्हाड़ी को देखकर ऑफिसर किम को लगता है कि शहर में हो रही मौतों का कारण पार्क ही है, इसलिए वो पार्क को पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन पार्क भी किसी तरह उससे बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो मैप वहीं गिर जाता है जिसमें उस वर्जिन लड़की के घर का पता था। इधर जिस लड़की ने च्योंग स्योक को अपने घर में रखा हुआ था असल में ये वही लड़की थी जिसने उससे ब्लैक आई बॉक्स चुरा लिया था, लेकिन च्योंग स्योक को उसका चेहरा याद नहीं था। बारिश जैसे ही कम होती है च्योंग स्योक वापस से लड़की को ढूंढने निकल जाता है। फिर रास्ते में च्योंग स्योक स्कूल ड्रेस में एक लड़की को देखता है जिससे रेड आई ने पोजेस्ट कर रखा था। वो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है जिससे च्योंग स्योक डर के मारे भाग जाता है। जब च्योंग स्योक पार्क से मिलता है तो उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वो दोनों ढूंढ रहे थे। पार्क च्योंग स्योक से कहता है कि अब तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है और तुम्हें वापस आश्रम लौट जाना चाहिए। वो उसे बताता है कि उनके रास्ते अब अलग हो गए हैं क्योंकि अब वो उस लड़की को मारने जाएगा जिसमें बहुत से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पार्क अब च्योंग स्योक को इसमें शामिल करना नहीं चाहता था। च्योंग स्योक यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है। यहाँ उसे गलतफहमी होती है कि पार्क उस लड़की को मारने जा रहा है जिसने च्योंग स्योक को अपने घर में बुलाया था, इसलिए च्योंग स्योक पार्क से पहले उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है। इधर किम को वही मैप मिलता है जिसमें उस लड़की के घर का पता था। मैप की मदद से किम उसी लड़की के घर पहुंच जाता है जहां उसका सामना एक बूढ़ी महिला से होता है जो कि एक साइकिक थी। वह किम को रेड आई और ब्लैक आई से जुड़ी सारी बातें बताती है। वो कहती है कि वो सारे लोग इस रिचुअल से जुड़े हुए हैं जिसका भी खून इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर भी एक ताबीज बनवाने आया था। ताबीज के बहाने से उसका भी खून रेड आई के
इस रिचुअल में शामिल कर लिया गया था और वो उस वर्जिन लड़की के बारे में भी बताती है कि वो एक आत्मा है जो कि उस प्रोफेसर की बेटी थी। उसने अपने पिता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए वो प्रोफेसर के इस रिचुअल में शामिल हर इंसान को व्यवस्थित रूप से मार रही है और वो रेड आई को ब्लैक आई से मिलाना चाहती है। वो औरत किम से कहती है कि उसे एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचना होगा, एक ऐसा मंदिर जहां बहुत जल्द रेड आई ब्लैक आई से मिलने वाली है। लेकिन किम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये सब बस कोई पौराणिक कहानी है। सच्चाई को खुद जानने के लिए किम उस मंदिर की ओर निकल पड़ता है, बिना ये समझे कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। इसी बीच पार्क उस लड़की का पीछा करते हुए उसी घर तक पहुंच जाता है। पार्क कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी जासूस वहां पहुंचकर पार्क को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी रेड आई से पजेस्ड लड़की आकर किम को दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। पार्क अपने खून से कुल्हाड़ी पर एक शब्द लिखता है और उस लड़की को मारने के लिए दौड़ता है। उसी वक्त एक और पुलिस अफसर अपने साथी को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है। लड़की उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जब वो अफसर पार्क के हाथ में कुल्हाड़ी देखता है तो वो तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी रेड आई पीछे से उस ऑफिसर पर हमला करती है और लड़की के बॉडी से निकलकर उस ऑफिसर के बॉडी में चली जाती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। पार्क अब उस जासूस को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन अचानक गश्त कर रहे पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे पार्क वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर चोंग स्योक लड़की को बचाने के लिए उसे किसी सेफ जगह पर लेकर जा रहा था। इधर पार्क उस लड़की को मारने में नाकाम हो गया था। तभी पार्क से मिलने बूढ़े भिक्षु की आत्मा आती है। वो उससे कहते हैं कि रेड आई अपने लास्ट दिन में पहुंच गई है। अब तुम्हें 8वीं रात से पहले किसी भी तरह एक टेंपल तक पहुंचना होगा। इसलिए वो अब बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी बस भी आ जाती है और पार्क उस टेंपल के लिए निकल पड़ता है। इधर चोंग स्योक लड़की के साथ एक जंगल में पहुंचता है। वो दोनों आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं। इसके तुरंत बाद पार्क उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर चोंग स्योक था। पार्क के पहुंचते ही लड़की अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद चोंग स्योक को उसी कमरे में उसका चोरी हुआ थैला मिलता है जिसमें ब्लैक आई बॉक्स था। अब लास्ट नाइट यानी 8वीं रात शुरू होती है और पार्क चोंग स्योक के साथ मिलकर रेड आई को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वो रेड आई को चारों तरफ से घेरने के लिए एक जाल बिछाता है और चोंग स्योक से कहता है कि जब रेड आई इस जाल में फंसकर मेरे बॉडी में आ जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार डालना। जैसे ही रिचुअल शुरू होता है, चोंग स्योक कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी वो ऑफिसर वहां पहुंचता है जिसे रेड आई ने पजेस्ट कर लिया था। वो पार्क के पास आकर उसके कान में कहता है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। वो पार्क को एक बंदूक देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी जान ले लो, क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ब्लैक आई बॉक्स को खोल सकता हो, क्योंकि ब्लैक आई बॉक्स केवल भिक्षु के उत्तराधिकारी द्वारा ही खोला जा सकता था और प्रेजेंट में भिक्षु का उत्तराधिकारी चोंग स्योक ही था। पार्क उस पर गोली चला देता है, जिससे वो गुस्से में आकर पार्क को मारने लगता है। पार्क चोंग स्योक को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इधर वो रेड आई का ध्यान भटकाता है। चोंग स्योक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़खड़ाकर गिर जाता है। रेड आई उसका पीछा करती है और तभी वहां पर ऑफिसर किम भी पहुंचता है। वो पार्क को पुलिस ऑफिसर की तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता देख उसे गोली मार देता है। पजेस्ड ऑफिसर चेओंग स्योक को पकड़ लेता है। पार्क उस ऑफिसर पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन फिर भी रेड आई चेओंग स्योक पर कब्जा कर ही लेती है। चेओंग स्योक पजेस्ड होते ही किम को इतनी जोर से फेंकता है कि पेड़ की डाली उसके बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर रेड आई पार्क के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि यही सही वक्त है इस बच्चे से बदला लेने का। रेड आई पार्क को एक सीन दिखाती है जिसमें चेओंग स्योक एक छोटे बच्चे के रूप में नजर आता है। असल में ये बच्चा उस महिला का बेटा है जो पार्क के परिवार की जान लेने वाली हादसे की जिम्मेदार थी। रेड आई कहती है कि इस बच्चे से बदला लेने का ये उसका आखिरी मौका है। इसी बीच पार्क किसी तरह चेओंग स्योक के चेहरे पर एक शब्द लिखने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही रेड आई पार्क को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पार्क उस लिखे हुए शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे चेओंग स्योक के चेहरे पर लिखा हुआ शब्द अचानक चमकने लगता है, जिससे रेड आई चेओंग स्योक के शरीर से निकलकर पार्क के शरीर में घुस जाती है। जब चेओंग स्योक को होश आता है तो पार्क उसे कहता है कि वह कुल्हाड़ी से उसको मार दे। चेओंग स्योक भावुक हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि रेड आई को रोकना जरूरी है। भारी मन से वह कुल्हाड़ी उठाता है और पार्क पर वार करता है। वो जैसे ही वार करता है, रेड आई गायब हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में चोंग स्योक को भारत के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहां वो रेड आई को उसी जगह दफनाता है जहां से प्रोफेसर ने उसे निकाला था। वो वर्जिन लड़की भी अब आजाद हो चुकी है जो जंजीरों में बंधी थी। और इसी के साथ यहाँ फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।